लास्ट क्लास मेरी आपकी मुलाकात लास्ट क्लास में हुई तो मैं और आप रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स पे बात कर रहे थे कि रीवैल्यूएशन रिजर्व कैसे क्रिएट होता है। फिर मैंने और आपने शेयर प्रीमियम पे बात की थी कि शेयर प्रीमियम रिजर्व के अंदर पैसा कहाँ से आता है और कब जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज़ को समराइज करूं तो रिजर्व्स दो तरह के होते हैं, एक कैपिटल रिजर्व और एक रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। आप अपनी कंपनी के प्रॉफिट में से पैसा निकाल के उसमें डालते हो, जनरल रिजर्व में डालते हो फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस इन द फ्यूचर, रिटेन प्रॉफिट्स में डालते हो ताकि आप उस पैसे को वापस फ्लो बैक कर सको, री इन्वेस्ट कर सको बिजनेस में। इसी तरह कैपिटल रिजर्व इज अ नॉन लिक्विड रिजर्व जिसके अंदर आप प्रॉफिट में से पैसा नहीं डालते। रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड शेयर प्रीमियम जो कैपिटल रिजर्व्स हैं ये क्रिएट होते हैं। तो मैंने और आपने सीखा रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होता है जब अपवर्ड और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होती है। फिर कल मैंने और आपने ये भी सीखा कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड एसेट इज रीवैल्यूड। जब एक ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड एसेट रीवैल्यूड होता है तो उसके साथ क्या किया जाता है, उसकी डेप्रिसिएशन खत्म की जाती है। फिर मैंने और आपने सीखा कि शेयर प्रीमियम क्रिएट होता है जब एक कंपनी शेयर्स इशू करती है। व्हेन अ कंपनी नीड्स मनी, व्हेन अ कंपनी इज रेजिंग फाइनेंस, तो वो शेयर इशू करती है जिसको हम राइट्स इशू कहते हैं। राइट्स इशू के अंदर बैंक फुल अमाउंट से बढ़ता है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा पार से बढ़ता है और शेयर प्रीमियम का रिजर्व हमेशा प्रीमियम की वैल्यू से बढ़ता है। और मैंने आपको बताया था शेयर प्रीमियम होता क्या है, इट्स द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी that the company charges over and above the par value of the share। par value of the share के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है उसको हम शेयर प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने और आपने सीखा बोनस इशू क्या होता है जिसको हम स्क्रैप इशू कहते हैं। जब कंपनी डिविडेंड्स नहीं दे सकती फॉर लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स या कैश फ्लो प्रॉब्लम्स की वजह से, तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देती है जिसको हम बोनस इशू कहते हैं। याद रखना बोनस इशू के अंदर भी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ता है और आप पैसा प्रायोरिटी रैंकिंग से निकालते हो रिजर्व से। सबसे पहले आप शेयर प्रीमियम से निकालते हो, फिर जनरल रिजर्व से निकालते हो और फिर रिटेन प्रॉफिट से निकालते हो। और याद रखना बोनस इशू इज ऑलवेज मेड ऑन पार। बोनस इशू हमेशा पार वैल्यू पे होता है। विद दैट बीइंग सेड, आज हम राइट इशू और बोनस इशू देखेंगे कि एग्जामिनर आपसे किस तरह राइट और बोनस इशू करवाता है, और इस कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। So let's say on 1st of January 2020 मेरी कंपनी ने कुछ बैलेंसेस दिखाए हुए हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 400,000 शेयर्स एट $1 ईच। 4 लाख शेयर्स कंपनी के पास इशूड थे $1 के हिसाब से, यानी $400,000। कंपनी के पास शेयर प्रीमियम के अंदर $80,000 थे, जनरल रिजर्व के अंदर $50,000 थे और रिटेन्ड प्रॉफिट्स के अंदर $100,000 थे। लेट्स से कंपनी के पास कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं था अभी। ये 1st of January के बैलेंसेस हैं। 10th of February को एक एडजस्टमेंट आती है जिसमें एग्जामिनर लिखता है अ राइट्स इशू वाज मेड one for every 4 shares held at $1.50। कंपनी ने एक राइट इशू किया है एट 1.50, जबकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन बता रहा है कि पार वैल्यू वाज $1। राइट इशू हुआ है 1.5 पे और शेयर इशू है 1 for every 4 shares held। अब ये एग्जामिनर का राइट इशू और बोनस इशू कराने का तरीका है। 1 for every 4 shares held, यानी हर 4 शेयर के ऊपर 1 शेयर नया इशू होगा।
अब इसको करने का तरीका इतना सिंपल है, आप नंबर ऑफ शेयर्स यूज करते हो। आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स थे 400,000 शेयर्स। 1 for 4 बोल रहा है, मतलब 1/4। 2 for 5 बोले तो 2/5। 3 for 4 बोले तो 3/4। 2 for 7 बोले तो 2/7। 1 for 4 शेयर्स बोल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं 100,000 नए शेयर्स इशू करूंगा और इशू करूंगा 1.50 पे। अब आपको पता है पार वैल्यू इज $1, इशू प्राइस इज 1.5। आप बताओ, माय इशू प्राइस is $1.50. My par value of the share is given in the question as $1. par value 1 है, लेकिन मैंने शेयर 1.5 पे इशू किया। इसका मतलब $0.50 is my शेयर प्रीमियम। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, आप डबल एंट्री कैसे बनाओगे? जब भी राइट इशू होता है, सबसे पहले बैंक में पैसा आता है, बैंक डेबिट increases by full amount 100,000 shares issued at $1.50। इसका मतलब मेरे बैंक में फुल $150,000 आ गए हैं। दिस $150 comprises of 2 reserves, 2 capital equity, राइट? कौन कौन सी? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा बढ़ता है पार से। 100,000 shares multiply by $1, this is the par value। इसका मतलब मेरा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 100,000 से बढ़ गया और शेयर प्रीमियम बढ़ेगा विद द वैल्यू ऑफ प्रीमियम से, यानी 100,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय $0.5 का प्रीमियम है, दैट इज 50,000। ये देखो डबल एंट्री कंप्लीट हो गई। बैंक में फुल अमाउंट आती है, पार वैल्यू हमेशा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पे जाती है और प्रीमियम की वैल्यू शेयर प्रीमियम रिजर्व में जाती है। ये 10 फरवरी की ट्रांजैक्शन थी। अब बच्चों को ये समझने की जरूरत है कि वंस दिस ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, मेरे पास बैलेंस ऑफ इक्विटी क्या था, यानी मेरे कैपिटल के ऊपर क्या बैलेंस था। आप देख लो, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पहले 400,000 शेयर्स था, अब 100,000 नए शेयर्स इशू हो गए, तो मेरा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 100,000 से बढ़ जाएगा, राइट? 500,000 शेयर्स हो गए, अब 4 लाख पुराने और 1 लाख नए ऑफ $1। इसका मतलब मेरा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल $500,000 है। मेरे शेयर प्रीमियम के अंदर $80,000 थे, अब $50,000 और आ गया है। दैट मीन्स माई शेयर प्रीमियम विल नाउ बी $130,000। मेरे जनरल रिजर्व और मेरे रिटेन्ड प्रॉफिट्स के ऊपर कोई चेंज नहीं है, तो मेरा जनरल रिजर्व और रिटेन्ड प्रॉफिट्स एब्सोल्युटली सेम है, 50,000 एंड 100,000। ये एक शेयर इश्यू करने के बाद बैलेंस ऑफ इक्विटी चेंज हुआ, राइट? अब पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए प्लीज फोकस करना। लेट्स से 10th of July को एक एंट्री आती है, एग्जामिनर कहता है अ बोनस इशू was made to for every 5 shares held। एक बोनस इशू हो रहा है 2 for every 5 shares held। अब बच्चे पता है क्या गलती करते हैं? बच्चे है ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर्स के ऊपर है ना 2 for 5 लगाते हैं। गलत बेटा, ओपनिंग शेयर्स जो ओरिजिनली थे वो 400,000 थे, फिर आपने फरवरी के अंदर 100,000 शेयर्स और इशू किए,
तो अब आपके पास कितने शेयर्स बैलेंस में पड़े हुए हैं? 500,000। आपके पास 500,000 शेयर्स पड़े हुए हैं। 2 for 5 का मतलब 2/5। इसका मतलब 100,000 मल्टीप्लाई बाय 2। नए शेयर्स कितने इशू होंगे? 200,000 न्यू शेयर्स इशू होंगे बेटे। और याद रखना, ये बोनस इशू है। बोनस इशू हमेशा हमेशा के लिए पार वैल्यू पे होता है। आपकी पार वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई थी? $1, राइट? दैट मीन्स मैं 200,000 बोनस शेयर्स इशू करूंगा एट द पार वैल्यू विच इज $1। मैंने आपसे कहा था बोनस इशू में पैसा नहीं आता। आप एज अ कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देते हो, एंड दीज शेयर्स आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। लेकिन बोनस इशू से भी आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल तो बढ़ता है, क्योंकि कंपनी और शेयर इशू कर रही है। तो आपका जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है वो तो क्रेडिट साइड पे बढ़ ही जाएगा। 200,000 शेयर्स ऑफ $1 एट पार, यह आ गया $200,000। सबसे पहले प्रायोरिटी रैंकिंग में क्या बताया था? सबसे पहले आप शेयर प्रीमियम से अपना कैपिटल कम करते हो। दीज शेयर्स आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहले शेयर प्रीमियम से पैसा जाएगा, फिर कम पड़ गया तो जनरल रिजर्व से, और फिर भी कम पड़ गया तो रिटेन प्रॉफिट से। यू हैव टू मेक श्योर कि रिटेन प्रॉफिट्स एंड में रहे, क्योंकि उसके अंदर कैश लिक्विड होता है। इट्स द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, राइट? उसको सेव करना होता है। तो सबसे पहले मैं शेयर प्रीमियम से पैसा निकालूंगा। शेयर प्रीमियम में मेरे पास कितने पैसे पड़े थे आपको याद है? शेयर प्रीमियम में 130,000 थे। मैं 130,000 शेयर प्रीमियम से निकालूंगा। फिर उसके बाद अभी भी कम पड़ गए हैं तो मैं जनरल रिजर्व से निकालूंगा 50,000। अब जनरल रिजर्व यूज करने के बाद भी पैसे कम पड़ गए, तो आखिर में मैं पैसा निकालूंगा फ्रॉम द रिटेन प्रॉफिट्स। ये प्रायोरिटी रैंकिंग चेंज नहीं हो सकती। 20,000 रिटेन प्रॉफिट से निकालूंगा ताकि 200,000 की एंट्री कंप्लीट हो सके। अब अगर लेट्स से ये 10th जुलाई की एंट्री थी ना, लेट्स से एग्जामिनर एक एंट्री देता है एट 15th of November the company decided to pay dividends at $0.03 per share on all shares in issue at that date। यानी 15 नवंबर को जितने शेयर्स कंपनी के पास पड़े हुए हैं उन सब शेयर्स के ऊपर $0.03 पर शेयर का डिविडेंड पे होगा। सही है? आप बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास इन इशू हैं ऑन द 15th of November? आप बताओ। ओरिजिनल शेयर्स कंपनी के पास ओरिजिनली कितने शेयर्स थे? 400,000 शेयर्स। फिर उसके बाद एक राइट इशू हुआ, और वो राइट इशू के अंदर मेरी कंपनी ने 100,000 और शेयर्स इशू किए हैं। राइट इशू 100,000 शेयर्स। फिर उसके बाद एक बोनस इशू हुआ और मेरी कंपनी ने 200,000 शेयर्स और इशू किए हैं।
इसका मतलब टोटल शेयर्स इशूड अभी तक कितने हैं? 700,000 शेयर्स हैं. अब 700,000 शेयर्स पे आप डीपीएस लगा दो, डिविडेंड पर शेयर. एक शेयर के ऊपर $0.03 का डिविडेंड देना है. इसका मतलब कितना डिविडेंड देना है? $21,000. कहने का मकसद क्या है? एग्जामिनर आपको राइट्स इशू और बोनस इशू की एंट्रीज देगा और इसी तरह देगा 1 for 4, 2 for 5, 3 for 10. बहुत तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं और फिर वो शेयर्स इशू करने हैं. अगर राइट इशू है तो पैसा आएगा, अगर बोनस इशू है तो पैसा नहीं जाता. इट्स फाइनेंस फ्रॉम द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी. राइट? आप फ्री में शेयर्स देते हो अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को क्योंकि आप डिविडेंड नहीं दे सकते. इफ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, मैंने रिजर्व्स की सारी बातें कर ली हैं. एंड आई टेक यू बैक. जिस दिन मैं आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखा रहा था, उस दिन मैंने और आपने एक बात सीखी थी. द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी कंप्राइज ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट. जो आपने मेरे साथ इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, ये रही. इस इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट फॉर द ईयर निकलता है. फिर आप बनाते हो सोशी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. ये सोशी दिखाता है चेंजेस इन कैपिटल एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. इक्विटी यानी कैपिटल में क्या क्या चेंजेस आते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होता है, ये दिखाता है. टाइम फॉर अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी विच इज वेरी इजी. दिस इज अ सोशी. इट्स कॉल्ड स्टेटमेंट of changes in equity. Equity का मतलब कंपनी में होता है कैपिटल. ये कैपिटल के अंदर जो मूवमेंट और चेंजेस होती है वो दिखाता है. ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स दिखाता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कहां डालती है. दिस इज व्हाट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैपिटल इन इक्विटी मीन्स. सबसे पहले आप हेडिंग्स डालते हैं, पर्टिकुलर्स, फिर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, फिर शेयर प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व, फिर रीवैल्यूएशन रिजर्व, देन इट्स रिटेन्ड प्रॉफिट्स, एंड देन वी हैव अ टोटल. राइट? So we have particulars first, then we have ordinary share capital, share premium, general reserve, revaluation reserve, then we have retained earnings या retained profits, and then we have a total. सबसे पहली चीज is my balance brought down, which is normally given in the question. कि साल के शुरू में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में कितना बैलेंस था, शेयर प्रीमियम में डॉलर में कितना बैलेंस था, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी डॉलर में होता है, जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस था, रीवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बैलेंस था और रिटेन प्रॉफिट्स में कितना बैलेंस था. और इन सब का यहां पे हॉरिजॉन्टल टोटल ले लिया जाता है. बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद जो फौरन अगली चीज आप करते हैं, दैट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर. जो आपकी कंपनी ने इस साल प्रॉफिट फॉर द ईयर कमाया है वो रिटेन प्रॉफिट्स में डाल दिया जाता है, क्योंकि जो प्रॉफिट आपने बनाया है वो आप रिटेन प्रॉफिट्स में डालोगे ना. इट्स द प्रॉफिट दैट यू आर रिटेनिंग एवरी ईयर. यह आ गया टोटल इसका एज इट इज इधर. उसके बाद इज डिविडेंड्स पेड. जो शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड्स पे करते हो, बेशक वो इंटरिम डिविडेंड हो या वो फाइनल हो, साल के बीच में हो, एंड में, अगर आपने डिविडेंड पेड किया है यानी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है, तो आप ये डिविडेंड अपने प्रॉफिट से माइनस करते हो. और प्रॉफिट से माइनस करने की ये वजह है कि डिविडेंड का मतलब ही होता है कि जब आप शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देते हो तो आप इसको प्रॉफिट से माइनस करते हो. उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व.
याद है मैंने आपको बोला था जनरल रिजर्व इज रेवेन्यू रिजर्व, इसमें पैसा आप डालते हो फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस इन द फ्यूचर। आप अपने प्रॉफिट से पैसा निकाल के इसमें डालते हो, ये वो रिजर्व है विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो आप गौर से देखो तो रिटेन प्रॉफिट से पैसा निकलेगा और जनरल रिजर्व में पैसा आ जाएगा। देखो ये देखो, रिटेन प्रॉफिट से निकला और जनरल रिजर्व में आ गया, और इसका जो टोटल पे इफेक्ट होता है वो होता है नील। एक जगह से प्लस हो रहा है और एक जगह से माइनस, राइट। एंड देन वी हैव एनी रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अगर नॉन करंट एसेट अपवर्ड रीवैल्यू होंगे तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा आएगा। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व पॉजिटिव है। हो सकता है डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन हो, एसेट की वैल्यू कम हुई हो, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व से पैसा जा रहा है। जो भी होगा वो एज इट इज टोटल में आ जाएगा। अगर बढ़ रहा होगा तो इधर ऐड हो जाएगा, कम हो रहा होगा तो इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा टोटल से। अच्छा, मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व में इतना इनफ बैलेंस ना हो तो आप फिर कौन सा रिजर्व इस्तेमाल करते हो? रिटेन्ड प्रॉफिट्स। तो हो सकता है आपको रिटेन प्रॉफिट्स भी यूज करना पड़े अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व में इतना इनफ बैलेंस नहीं है तो। एंड देन फाइनली टू थिंग्स जो अभी हमने किए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक को हम कहते हैं राइट्स इशू। आपको पता है ना राइट इशू क्या होता है? जिसमें पैसा आता है तो आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी बढ़ रहा होता है पार से, और आपका शेयर प्रीमियम बढ़ रहा होता है विद द वैल्यू ऑफ प्रीमियम, और यह आपका टोटल में एज इट इज आ जाता है। लेकिन सेवेंथ थिंग इज बोनस इशू। बोनस इशू के अंदर आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल तो बढ़ रहा होता है पार से, लेकिन आपके बाकी रिजर्व्स कम हो रहे होते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप पैसे कहां से फंड करते हो? शेयर प्रीमियम से, विच इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर जनरल रिजर्व से अगर कम पड़ गए तो सेकंड प्रायोरिटी, एंड देन रिटेन प्रॉफिट से थर्ड प्रायोरिटी अगर जनरल रिजर्व में भी नहीं है तो। एंड इसका जो टोटल पे इफेक्ट होता है वो होता है नील, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है और शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व और रिटेन प्रॉफिट से पैसा जा रहा होता है, राइट। That's it. And now you will calculate all the closing balances of all the equity. आप कंपनी की जो इक्विटी है, जो उसका कैपिटल है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिटेन प्रॉफिट, इन सब का क्लोजिंग बैलेंसेस आप निकाल लेते हो। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रिटेन प्रॉफिट्स, और इन सब का हॉरिजॉन्टल टोटल इस वर्टिकल टोटल से सेम होगा। सोशी में कुछ भी नहीं, शोज द चेंजेस इन इक्विटी, द मूवमेंट इन इक्विटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। एक ही चीज है, सिंपल फॉर्मेट, बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट फॉर द ईयर रिटेन प्रॉफिट में ऐड करो, डिविडेंड पेड रिटेन प्रॉफिट से माइनस करो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व रिटेन प्रॉफिट से निकालो और जनरल रिजर्व में डालो, रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट अपवर्ड है तो ऐड करो, डाउनवर्ड है तो रीवैल्यूएशन रिजर्व से माइनस करो। राइट्स इशू में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी बढ़ता है और शेयर प्रीमियम भी बढ़ता है। बोनस इशू में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पार से बढ़ता है, लेकिन शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व और रिटेन प्रॉफिट कम हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि इनके बैलेंसेस कितने हैं। This is a normal statement of changes in equity. और एग्जामिनर इस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बाद आपसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कभी बनवा सकता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बनवाता, वो आपसे इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन बनवाता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन बनवाता है। तो एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वेरी नॉर्मल, सबसे पहले टैंजिबल नॉन करंट एसेट्स आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, ऑफिस फर्नीचर, नॉर्मल नॉन करंट एसेट्स, एंड देन नॉर्मल करंट एसेट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल्स,
प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, कैश एंड बैंक का पॉजिटिव बैलेंस, जो भी एक बेसिक एसओएफपी जो होती है, जो हमने अभी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में भी पढ़ी, एक बेसिक एसओएफपी, और आपके पास टोटल एसेट आते हैं। फर्क सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटी का है। इक्विटी एंड लायबिलिटी का मतलब है कि जो आपने अभी सोशी के अंदर वैल्यूज निकाली हैं, वो इक्विटी एंड लायबिलिटी का पार्ट होती है। ये इक्विटी क्या होती है कंपनी की? ये रही सोशी, दिस इज योर इक्विटी। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर एग्जामिनर आपसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन अगर मांग ले, जिसको हम एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, तो आप इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले इक्विटी लिखते हो। इक्विटी में क्या लिखोगे? जो आपके सोशी के क्लोजिंग बैलेंसेस है ना सारे, बस ये एज इट इज क्लोजिंग बैलेंसेस कॉपी कर देना है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स या रिटेन्ड प्रॉफिट्स, ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस यहां सोशी के बैलेंस कैरी डाउन से उठाने हैं बस। उसके बाद इफ यू हैव एनी करंट लायबिलिटीज, दैट्स ओके, एनी अकाउंट्स पेबल्स, you have any accrued expenses, you have any bank overdraft, and if you have any non-current liabilities, इसका मतलब कोई debentures हैं, कोई बैंक लोन है, जो भी है, this is a basic equity and liability का section of the SOFP। खाली कंपनी की इक्विटी कहां से आती है? ये जो सोशी आप बनाते हो यहां से आती है। This is the entire basics behind company accounts. And you guys literally need to understand कि मैंने कंपनी अकाउंट्स का बेसिक आपके सामने कंस्ट्रक्ट करा कैसे है। मैंने सबसे पहले आपको बताया व्हाट इज अ कंपनी, कंपनी होती क्या है। फिर मैंने आपको बताया टू टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस। फिर मैंने आपको बताया कि ऑथोराइज्ड एंड इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स पे करती है, और डिविडेंड्स का पे आउट का तरीका बताया, विच इज नंबर 1 फिक्स परसेंटेज, नंबर 2 डीपीएस। फिर मैंने आपको बताया इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि एक कंपनी की फाइनल अकाउंट्स कैसे बनती हैं, कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंसेस 3 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। और फिर सोशी बनाने से पहले आपको यह बताया कि रिजर्व्स क्या होते हैं। कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व्स होते हैं एंड रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं। रेवेन्यू रिजर्व्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, राइट, एंड कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड। फिर मैंने आपको यह सिखाया कि कैपिटल रिजर्व क्रिएट कैसे होते हैं। जैसे रीवैल्यूएशन रिजर्व उस वक्त क्रिएट होता है जब नॉन करंट एसेट अपवर्ड डाउनवर्ड रीवैल्यू होते हैं। फिर मैंने आपको बताया शेयर प्रीमियम कैसे क्रिएट होता है जब इश्यू ऑफ शेयर्स होते हैं, या जब आप बोनस इश्यू करते हो तो शेयर प्रीमियम से पैसा जा रहा होता है। एंड देन मैंने आपको सोशी सिखाई, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एंड देन द SOFP एंड इट्स एक्सट्रैक्ट। दिस इज हाउ ब्यूटिफुल कंपनी अकाउंट्स इज। और एग्जामिनर कैसे शेयर इशू करवाता है, कैसे रीवैल्यूएशन अपवर्ड डाउनवर्ड करवाता है, ये सारी चीजें आपको बताइए इस पूरे बेसिक लेक्चर के अंदर।